जैसे हम सभी के पड़ोसी हैं। आप जहाँ पे रहते हो, जिस भी गांव लोकेशन वगैरह में रहते हो, आपके पड़ोसी हैं। तो अक्सर भले पड़ोसी होते हैं तो वो काम आते हैं, मदद करते हैं। और कुटाट पड़ोसी होते हैं तो वो क्या है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं लड़ाई के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। दोनों ही बातें होती हैं। अच्छा पड़ोसी मदद करता है, बुरा पड़ोसी बर्बाद करता है। और उन बुरे पड़ोसियों के डर से हम हमारा घर छोड़ के भी नहीं भाग सकते, और हम बुरे पड़ोसियों को बदल भी नहीं सकते। तो फिर क्या हो, ऐसा थोड़ी है पड़ोसी बुरा है मैं तो जंगल में जाके बस गया, ऐसा संभव नहीं है। या फिर पड़ोसी बुरा है तो उसको मार कूट के भगा दिया, ये भी संभव नहीं है। फिर क्या करें इन पड़ोसियों का? इनका एक ही इलाज करो कि अपना सिस्टम बना लो, अपने नियम बना लो, और उस नियम के आधार पे कायदे से रहो। जैसे तुम्हें पता है कि अगला जो पड़ोसी है वो इस मिजाज का आदमी है, इस टाइप का आदमी है, तो तुम अपने नियम बना लो कि न तो मैं फालतू से मजाक करूंगा और न उसकी मजाक सुनूंगा। बात नंबर 1, बिना बुलाए न उसे घर जाऊंगा और न कुछ बात। दूर की राह में क्षमा रखो उससे क्या होगा, वो थोड़ा बहुत व्यवहार है जो बना रहेगा। ऐसे ही जो देश होता है, कोई भी देश, उसके चारों तरफ पड़ोसी होते हैं। हमारे पड़ोसी देश एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। ये हमारे पड़ोसी देश। पाकिस्तान ने 1948 पे अटैक किया कश्मीर पर, राजा हरि सिंह के टाइम में। उसके बाद 1965 पे अटैक किया, 1971 पे अटैक किया, और चाइना ने 1962 पे अटैक किया। तो चाइना और पाकिस्तान, इनसे तो हिंदुस्तान को हमेशा सावधान रहना है। अब दूसरे जो देश बचे भाई, चाइना और पाकिस्तान ने तो इंडिया के साथ युद्ध किया है, तो इनसे तो सावधान रहना है। दूसरे जो देश बचे जैसे अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन देशों के साथ हमारी कभी झड़प नहीं। अब देखो एक बात है, यहाँ से हिंदुस्तान के व्यापारिक संबंध चाइना से भी हैं, पाकिस्तान से भी। हमारे हवाई जहाज चाइना में भी जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, उनके हमारे यहाँ पे आते हैं, ट्रेनों का आदान लेन देन होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई पड़ोसी देश है उसने हम पे आक्रमण कर दिया या फिर संबंध खराब हो गए तो हम उससे सारे व्यवहार बंद कर दे, ऐसा असंभव है, नहीं हो सकता इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। लेकिन खुद के नियम बना ले तो आगे जाके टकराव की स्थितियां कम हो जाती। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने जब देश के प्रधानमंत्री वो बने तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। एक समस्या ये थी कि धर्म के आधार पे पाकिस्तान देश बना, कि मुस्लिम राष्ट्र बना, तो दोबारा से झड़प नहीं हो, अशांति नहीं हो, इसलिए बचना है पाकिस्तान और चाइना से। दूसरा क्या है, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1939 से 44 के बीच बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो गए थे अंग्रेजों से। उन स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने, जिनमें भारत भी शामिल था, एक बड़ी समस्या ये थी कि हम दोबारा से गुलाम नहीं बन जाए। उस जमाने में 1947 के आसपास दो बड़ी शक्तियां थी वर्ल्ड में, एक अमेरिका, दूसरा रूस। दोनों वर्ल्ड पावर थी। ये दोनों ही शक्तियां अन्य जो
अविकसित या विकासशील देश हैं, भारत जैसे अन्य, श्रीलंका, भूटान वगैरह और कई देश, इन सब के संसाधनों को हड़पना चाहते थे ये देश, अपने प्रभुत्व में लाना चाहते थे, अपनी दादागिरी में रखना चाहते थे। तो देश आजाद होते ही दोबारा से किसी दूसरे की दादागिरी में आ जाना, ये सबसे बड़ा घाटा है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक नीति बनाई जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष नीति। न तो रशिया के गुट में जाएंगे, न अमेरिका के गुट में जाएंगे, तटस्थ रहेंगे। न तो किसी पे आक्रमण करेंगे और न किसी का आक्रमण सहन करेंगे। और पंचशील सिद्धांत दिया जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति थी। अब इस पार्ट को हम पढ़ते हैं। विदेश नीति का अर्थ क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी किसी भी राष्ट्र की वह सुनियोजित नीति होती है जिसके माध्यम से वह अन्य देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है। यह केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए वक्तव्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें व्यापारिक समझौते, रक्षा सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, शांति वार्ताएं, सीमा विवाद, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और वैश्विक संगठनों में भागीदारी भी शामिल होती है। जैसे हमारी पुष्कर झील है, उसको कनाडा के सहयोग से उसकी साफ सफाई की गई। हमारी मेट्रो है, जापान की सहायता से चलाया गया। और हमने कई देशों को कोरोना वैक्सीन दी। तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है हम दूसरे देशों को देते। भूटान के अंदर ये बिजली वगैरह का सिस्टम हिंदुस्तान की तरफ से चल रहा है। तो जो हमारे पास है सिस्टम हम दुनिया को देते हैं, जो विकसित देशों के पास है वो हम लेते हैं उनसे सहायता, है कि नहीं? तो एक देश दूसरे पे डिपेंडेंट तो है। हम ऐसे बोले हमें किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है तो हम हमारा काम नहीं चल सकता। कैसे नहीं चल सकता? भारत में पेट्रोल कितना है और टेक्नोलॉजी की कमी है अभी भी। आज विदेशी व्यापार यदि बंद कर दें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी हो जाएगी। मार्केट में जाओ, 90% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं विदेशी। चाइना से, चलो चाइना ने 1962 में युद्ध किया हमसे, हम सोचा कि युद्ध कर दिया, चलो हम तो इसे अनबन है हमारी, बंद कर दो व्यापार। तो हमारे जो ईयरफोन वगैरह तुम लाते हो ना, ये 100, 150, 200 तक के आ जाते हैं, 500 रुपये के आएंगे। जो कागज़ लाते हैं ना फोटो कॉपी के लिए, 250 रुपये को 500 का आएगा। किसी देश से अलगाव तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका चलो सबसे शक्तिशाली देश है, रूस तो टूट गया, रशिया के तो टुकड़े हो गए, रूस तो बर्बाद हो गया। चलो छोड़ो, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं मेरे दम पे अकेला जी सकता हूँ, मुझे किसी दूसरी जरूरत नहीं है। आज भारतीय लोग यदि अमेरिका छोड़ के हिंदुस्तान आ जाए और उनकी सारी कंपनियों में, संस्थाओं में काम करना बंद कर दे तो अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जितने भी IT टेक्नीशियंस हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह है, ये जितने भी वैज्ञानिक वगैरह हैं, बहुत सारी नासा वगैरह में काम करते हैं, उनकी MNC में काम करते हैं। टिका हुआ है देश हमारा। जो BPO सिस्टम है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर वगैरह, ये सब हम दूसरे देशों के लिए काम करते हैं, तो वो हम पे डिपेंडेंट है। और हम किस पे डिपेंडेंट है? तेल वगैरह के लिए अरब कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। हर देश एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सामान्य भाषा में समझे, एक आदमी ऐसे बोले कि मैं तो मेरे घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो भाई कुछ काम है जो आदमी खुद नहीं कर सकता। खुद के माथे के बाल खुद ही काट लेगा क्या आदमी? भाई से कटाने पड़ेंगे ना। खुद के पैंट शर्ट खुद ही सील लेगा क्या? बुखार हुआ तो खुद ही इंजेक्शन दे लेगा क्या? खुद को पढ़ना नहीं आता तो खुद के टावर को पढ़ा देगा? नहीं। एक आदमी दूसरे पे डिपेंड है, ऐसे ही एक देश भी दूसरे पे डिपेंड है। अच्छा, विदेश नीति कोई ऐसा थोड़ी है कि विदेश नीति देश आजाद होने के बाद ही आई।
सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पे, उसके सेनापति वो सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर हार गया और हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी प्रणा दी। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था, इंटरनेशनल मैरिज। बप्पा रावल था ना मेवाड़ का, वो युद्ध करने गए थे कहीं पे अफगानिस्तान की तरफ, युद्ध के अंदर मर गए बहुत सारे लोग, तो फिर उन्होंने बहुत सारी शादी कर ली वहां पे। ये भी इंटरनेशनल मैरिज थी। तो आज से विदेश नीति है क्या? विदेश नीति तो बहुत पुरानी। महाभारत टाइम में 5000 साल पहले आपने गांधारी नाम की महिला के बारे में सुना था। वो कौरवों की माता थी, पट्टी बांध के रहती थी। वो कंधार देश की थी, जिसको आजकल हम अफगानिस्तान कहते हैं। तो विदेशी संबंध तो थे पुराने जमाने। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें मिस्र के कॉइन्स मिले, हिंदुस्तान की कई जगह यूरोप के कॉइन्स मिले, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी शामिल था। इस चीज़ से हम ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है दो देशों के वो देश के आज़ाद होने के बाद ही विकसित हुए, वो तो पहले से ही विकसित थे। भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता प्राप्त 1947 के बाद आकार ग्रहण करती है। स्वतंत्र भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी। विभाजन का दर्द, शरणार्थी समस्या, आर्थिक पिछड़ापन, विदाई सीमाई विवाद, सांप्रदायिक तनाव, शीत युद्ध की वैश्विक राजनीति, ये सब। इन परिस्थितियों में भारत को ऐसी नीति अपनानी थी जो एक और राष्ट्र हितों की रक्षा करे, दूसरी ओर विश्व शांति में सहयोग करे। दो वर्ल्ड वार हो चुके थे। 1914 से 1918 पहला वर्ल्ड वार, अंग्रेजों के अधीन थे हम। 1939 से 1944 दूसरा वर्ल्ड वार, अंग्रेजों के अधीन थे। तो फिर हम दोबारा चाहते हैं कि तीसरा वर्ल्ड वार हो? नहीं चाहते। तो नहीं चाहते तो शांति से रहो। किसी गुट में शामिल हो तो तुम्हें वर्ल्ड वार का हिस्सा बनना पड़ेगा। और उस जमाने में रूस और अमेरिका आपस में तनाव की स्थिति में शीत युद्ध था। तो पहला दायित्व तो ये था हमारे हिंदुस्तान का कि हमारे जो शत्रु देश हैं उनसे सुरक्षा करें, हम हमारी मिलिट्री को बढ़ाएं, और हम जो विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, भुखमरी है, अशिक्षा है, आतंकवाद है, इनसे भी निपटे, आगे भी बढ़े, सुरक्षा भी रखें। भारत की विदेश नीति के निर्माण में स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अहिंसा, सत्य, विश्व बंधुत्व, उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लवाद का प्रतिरोध और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये सभी मूल्य भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के निकले और विदेश नीति का आधार बने। जब देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था तो उस समय महात्मा गांधी ने अहिंसा की बात की थी कि मैं बिना लाठी उठाए देश को आज़ाद कराऊंगा। सत्य का उन्होंने सहारा लिया था। विश्व बंधुत्व को हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी भावना वेदों से ली गई है कि सारा संसार ही क्या है, एक कुटुंब के समान है, परिवार के समान। उपनिवेशवाद का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश को गुलाम बना लेना। हम खुद अंग्रेजों गुलाम थे तो हम किसी को गुलाम बना के क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने खुद दर्द झेला है। नस्लवाद का प्रतिरोध, अंग्रेज अपार्थाइड पॉलिसी में विश्वास करते थे, काले गोले का भेदभाव। अफ्रीका में भी किया था, नेल्सन मंडेला ने विरोध किया था, तो हम ये नहीं कर सकते। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब होता है जियो और जीने दो। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं? भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्र हितों की रक्षा। वह किसी भी देश से अलग तो रह नहीं सकते, उससे रिश्ता तो रखना पड़ेगा, लेकिन वो रिश्ता होगा सावधानी पूर्वक। जो देश खतरनाक है, हम पे आक्रमण कर चुका है, आगे भी खतरा है, उससे अलग बात की जाती है। जो देश शुरू से ही साथ दे रहा है, जैसे रसिया, उससे अलग बात की जाती है। उसने बहुत हमें हथियार वगैरह दिए हिंदुस्तान। हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी उसने बहुत विकसित की है। तो जो बातें हम पाकिस्तान के साथ करते हैं, सेम बातें हम रसिया के साथ नहीं करते। जो बात रसिया के साथ करते हैं वो बात हम नेपाल के साथ नहीं करते। भाई हमारे 50 प्रकार के रिश्तेदार हैं, कई रिश्तेदार तो बाट ही देखते रहते कि ये बर्बाद कब हो। उनसे भी हम
फ़ोन अटेंड करते हैं, फ़ोन करते हैं, जैसे वो हमें राम श्यामा करते हैं झूठी, तो हम भी उनको राम श्यामा झूठी करते हैं, है कि नहीं? रिश्ते खत्म नहीं हो सकते, जैसा आदमी उससे वैसा व्यवहार। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चुटकुला सुनाता हूँ। चुटकुला क्या, वास्तविक घटना है। मेरे नाना जी के पिताजी करेक्ट, तो वो वृद्ध थे और 2-4 दिन में खत्म होने वाले थे, आखिरी स्टेज पे थे। जिंदगी भर उनके दुश्मनों ने कोशिश की कि इसको मार दें, लेकिन शक्तिशाली आदमी थे, कौन मार पाया उनको। अब जो दुश्मन है उनके, तो वो उनको पता चलता है या ठाकुर साहब जाने वाले हैं, वो खुशी मना रहे हैं कि जब ये मर जाएगा तो इसके बेटे बेटे छोटे हैं तो इसकी जमीन को हम दाब लेंगे। तो ये कंफर्म करने के लिए कि कितने दिन में मरेगा, वो दुश्मन आते हैं, उनके हालचाल पूछते। उन ठाकुर साहब को पता था कि ये मेरी भलाई नहीं चाहते, ये आएंगे, राम श्याम करेंगे, उसका पानी पिएंगे और पूछेंगे ठाकरा क्या हालचाल है। इनके मन में यह है कि ये ठाकर मरे तो पार पड़े। तो वो आए वहां से, जैसे पता चला ठाकुर साहब को कि भाई वो उनसे दुश्मन आ रहे मिलने के लिए, तो बिल्कुल ऐसे मरने वाले थे, आधे घंटे में अपने बेटे पोतों को बोला कि तुरंत मेरे लिए बढ़िया कपड़े मेरे को पहनाओ। बढ़िया कपड़े पहना दिए, मेरा शानदार जो साफा है, पगड़ी है, वो मेरे को लगाओ। तो वो पगड़ी लगा दी और कहा कि मेरे को पीछे सरका के थोड़ा सा पीछे एक रजाई लगा दो ताकि मैं स्ट्रेट हो जाऊं बिल्कुल, और हुक्का गाल के रखो। अब वो दुश्मन आए बैठ गए। दुश्मनों ने कहा कि जय माता जी की, जय माता जी। तो ठाकरा क्या हाल चाल, हमने सुना है आप बीमार हो और ऐसे कुछ। तो हुक्का खींचा और बोला कि अरे कौन बीमार है, अभी मैं 10 साल नहीं मरूंगा, तुम्हें गलत सूचना मिली है। अब वो दुश्मन बेचारे उदास हो गए, अरे राम ये ठाकर 10 साल नहीं मरे, राम श्याम करके चले गए। वो ठाकर यहाँ से ये जाई मोड़ तक ही गए होंगे, थोड़ा बस स्टैंड तक, इतने देर में पीछे से उनकी लाश रवाना हो गई जलने के लिए। अब इस घटना से क्या समझ में आया तुम? वो आदमी जो ठाकर से मिलने के लिए आए थे, वो उसका भला चाहते थे क्या, बुराई चाहते थे? कंफर्मेशन करने के लिए आए थे कब मरेगा। वो ठाकुर जिंदगी भर तो उनके छाती पे मुंह दड़ता है, कभी उनके बस में नहीं आया, और जब मर रहा था तो भी उनको उदास करके ही मरा। आखिरी स्टेज में उनको क्या देके गया, खुशखबरी नहीं दी, कहा कि भाई अभी 10 साल नहीं लगेगा। तो देखो एक बात बताओ, गांव में भी ऐसा होता है, दो दुश्मन हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे घर जाते हैं, ब्याह सगाई में आते जाते हैं, लेकिन मन के अंदर दुर्भावना है। ऐसे ही दो देश है, वो अलगाव की स्थिति में नहीं रह सकते, उनको साथ ही जीना है, साथ ही मरना है। लेकिन इतना सा है, जैसा आदमी उससे वैसा ही संपर्क रखो, है कि नहीं? तुम्हें रहना इसी क्लास में, तुम दूसरों को नहीं कह सकती क्लास छोड़ के भाग जाओ कि मेरी अनबन है तुमसे, दूसरे तुमको नहीं कह सकते क्लास छोड़ के भाग जाओ। एक ही इलाज है तुम्हारे पास, जो तुमसे प्रेम से बात करे उसे प्रेम से बात कर लो, जो उल्टी सीधी बात करे उसे बात करना बंद कर दो। रहना इसी क्लास में, इसी को विदेश नीति बोलते हैं। बात गो इन ऑफिस नहीं, गो टू ऑफिस, बंद करो। तो पहला राष्ट्र हितों की रक्षा, दूसरा उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब ये हुआ कि अलग अलग जो राज्य विद्रोह करते थे कई बार कि हम अलग ही देश बनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब ये होता है सॉवरेनिटी, हमारे व्यक्तिगत मामलों में दूसरा देश क्या पंचायत करे, नहीं करनी चाहिए, इसको संप्रभुता कहते हैं। अरे हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं तो नेपाल आगे कह सकता है कि अमेरिका आगे कह सकता है कि फलाने को राष्ट्रपति बनाओ, क्या औकात है उसकी किसी की? इसी को संप्रभुता कहते हैं। अरे तुम्हारे घर पे सब्जी बन रही है टिंडे की,
बगल की आंटी आके बोलती नहीं भिंडी की बना, आंटी क्या औकात, तुम तुम्हारे घर में स्वतंत्र होना, इसको संप्रभुता बोलते हैं। उसके बाद है आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। देखो कोई भी देश इतना समर्थ नहीं है कि उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़े। आम आदमी यार भाइयों से नहीं लेता है पैसा उधारा, थोड़ा और ऊंचा आदमी बैंकों से पैसा उधार ले लेता है। अरे बैंक, ये देश भी पैसा उधार लेते हैं, राज्य भी पैसा उधार लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का नाम नहीं सुना गया? तो वर्ल्ड बैंक से तभी जुड़ पाएंगे जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध निभाएंगे। विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, जैसे यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मेंबर है हिंदुस्तान, विदेश नीति के कारण ही तो इसका मेंबर है। कि आगे युद्ध नहीं हो इसलिए यूएनओ बनाया गया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का मतलब होता है देश को गुलाम बनाना। तो भारत तो खुद गुलाम बनाता, तो वो चाहेगा कि इसकी गंदगी फैले गुलाम बनाने की, नहीं फैलनी चाहिए, इसलिए वो विरोध करता है इसका। रंग भेद का मतलब जानते ही हो, अपार्थाइड पॉलिसी। विकासशील देशों के हितों की रक्षा। हर विकसित देश की यह मंशा होती है कि वो विकासशील देश के रिसोर्सेज पे क्या करे, कब्जा कर ले। वो ऐसा करते हैं, एक विकसित देश है दूसरे देश की जमीन के ऊपर अपना सैन्य अड्डा बना लेता है, उसके तेल के कुओं पे अधिकार कर लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका। दो देश संधि करते हैं, दो देश किसी चीज़ के लिए टाई अप करते हैं। जैसे हीरो होंडा कंपनी है, तो हीरो तो कहाँ की है, हिंदुस्तान की, होंडा का जापान की। तो इससे पता चलता है ना कि एक देश दूसरे बिना नहीं रह सकता। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि सिद्धांत है। भारत की विदेश नीति आदर्शवादी होते हुए भी व्यवहारिक है। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आया है, भारत ने दृढ़ निर्णय लिए हैं। विदेश नीति के निर्धारक तत्व। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहला है भौगोलिक स्थिति। भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। हिंद महासागर में इसकी सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण है। नीचे की तरफ दक्षिण में देश के क्या है, समुद्र है, और एक देश है अपना श्रीलंका। उत्तर की तरफ इसके मैक्सिमम पड़ोसी देश हैं। ऐतिहासिक अनुभव। औपनिवेशिक शासन का अनुभव भारत को साम्राज्यवाद के विरोध की दिशा में रोकता है। हमने ऐतिहासिक भूलें की है, तभी तो हमारा देश गुलाम हुआ। पहले मुसलमानों का, फिर अंग्रेजों का। फिर दोबारा से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हम गुलाम बने। एक कंपनी राज करके चली गई हम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। आर्थिक आवश्यकताएं। विकासशील राष्ट्र होने के कारण भारत को विदेश नीति, तकनीक और व्यापारिक सहयोग की आवश्यकता है। हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। विकास कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, विदेशों की जरूरत पड़ेगी हमें। सैन्य सुरक्षा। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद भारत की सुरक्षा नीति को प्रभावित करते हैं। चीन और पाकिस्तान शत्रु राष्ट्र हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं ना ये। इसलिए हमें हमारी मिलिट्री को पावरफुल बनाना पड़ेगा, उन देशों से सहयोग लेना पड़ेगा जो देश हमारे दोस्त हैं। नेतृत्व की भूमिका। विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभिक विदेश नीति की नींव रखी। गुट निरपेक्ष आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया। अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट, सोवियत संघ के नेतृत्व वाला समाजवादी गुट। पूंजीवाद का मतलब ये होता है बड़ियों को स्वतंत्र छोड़ दिया, कितना भी पैसे वाले बनो, कोई रोक टोक नहीं है, छूट है पूरी। तो आज वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। इस देश के अंदर कुछ पैसे वाले तो ऐसे हैं कि 1000 का नोट गिर जाए तो उठाते नहीं है, क्योंकि जितनी देर में उठाएंगे इतनी देर में तो वो 10,000 रुपये अपने आप ही कमा लेंगे। पता है किस बात में? मतलब किसी का ऐसे करोड़पति लोग है कि 1000 का नोट गिर गया है ना, जितनी देर में उस 1000 के नोट को उठाएंगे ना, इतनी देर में तो कोई 10,000 रुपये अपने आप अकाउंट में आ गए। सोचो, एक तरफ इतने गरीब लोग हैं कि टाइम पे रोटी नहीं मिल रही। ये पूंजीवाद का जहर है, ये नुकसान है। पूंजीवाद क्या कहता है? पैसे वाला पैसे वाले हो जाओ, गरीब आदमी गरीब हो जाओ। और गरीब वास्तव में ज़्यादा गरीब होता है और पैसे वाला ज़्यादा पैसे वाला होता जाता है। और साम्यवाद, समाजवाद क्या कहता है? सोवियत संघ का जो उसका पॉलिसी है, सारे आदमी लगभग बराबर हो।
यदि ओडी है तो हर घर में ओडी हो, और पार्टी है तो हर घर में पार्टी हो। ऐसा नहीं हो आधे घर में पार्टी है और आधे घर में बकरी है। आधे लोग बेचारे साइकिल में घूम रहे और आधे हेलीकॉप्टर चला रहे ना, ये तो पूंजी बात है, साम्यवाद होना चाहिए। लेकिन डीटो तुम पढ़ लो, ये तो क्या होगा, आधे लड़कों को तो ब्याह हो जाएगा, उनको तो लाडी आ जाएगी, वो तो घूमर भी खा लेंगी, वो तो रोटी भी जमाएंगी भाई, उनके तो सारे बढ़िया बढ़िया काम होंगे, टावर टिपर की टिकर भी खेलेंगे। और जो बेलखड़े हैं ना वो रंडवे रहेंगे। फिर मत कहते हैं ना कि सरकार हमारी रक्षा करो, हमारे हितों का ध्यान रखो, रंडवो आंदोलन कर दो, हमें नौकरी नहीं, हमें हमारे तो बस ब्याह करा दो। ये आंदोलन कर सकते हैं ये रंडवे? क्या हमारा तो वंश खत्म हो रहा है, नौकरी वोकरी छोड़ो, हम तो कमा खा लेंगे, पहले ब्याह करवा हमारा। बिहार से लाते डोलोगे फिर भी नहीं है, अरे न्याल भी नहीं करती, रातों रात भाग जाएगी तिजोरी काट के। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो, गमाल अब्देल नासिर, उन्नीस 1961 में गेलब्रेड सम्मेलन में इस आंदोलन को औपचारिक रूप मिला। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं था बल्कि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता थी, पंचशील का सिद्धांत। 1954 में भारत और चीन के बीच समझौते में पंचशील सिद्धांत प्रतिपादित किए गए सिद्धांत थे। हाँ, पंचशील सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। 1954 में चाइना के साथ जो ट्रीटी हुई थी इसके आधार पर बने थे, जवाहरलाल नेहरू इसके निर्माता थे। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, कुल मिला के जी और जीर्णोद्धार भाई। इन सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक आधार माना गया। भारत चीन संबंध, अब देखो कौन से पड़ोसी देश से हमारे क्या क्या अच्छे बुरे अनुभव रहे। कुछ तो पड़ोसी ऐसे होते हैं कि सुबह पहले उठते उनका मुंह देखने का मन करता है, जब तक उनका मुंह नहीं देख ले तब तक दिन ही अच्छा नहीं बीतता ना। कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं, कुछ पड़ोसी ऐसे होते सुबह पहले मुंह दिख जाए तो मूड ऑफ हो जाता है, आ गए रे कलेश। दोनों ही बातें। प्रारंभ में भारत और चीन के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा प्रचलित था, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर था। इस युद्ध ने भारत की सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद संबंधों में सुधार प्रारंभ हुआ। आज दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत है, किंतु सीमा विवाद अभी भी चुनौती बना हुआ है। भारत पाकिस्तान संबंध, सबसे बेकार संबंध पाकिस्तान के साथ है। 1947 के विभाजन के साथ ही कश्मीर विवाद उत्पन्न हुआ। मुख्य युद्ध 1947-48 में हुआ। हरि सिंह जब राजा थे कश्मीर के, वहाँ अटैक हुआ था। 1965 में हुआ, 1971 में, 1999 में कारगिल। कुल मिला के 4 झड़प हुई। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1972 में शिमला समझौता हुआ। और आज आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और राजनीतिक अविश्वास संबंधों की बाधा है। भारत बांग्लादेश संबंध, 1971 में भारत के समर्थन में से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। दोनों देशों के बीच नदी जल बंटवारा, सीमा निर्धारण, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध। हाल ही के वर्षों में संबंधों में स्थिरता आई है। भारत नेपाल संबंध, भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध अत्यंत गहरे हैं। समय समय पर राजनीतिक मतभेद भी हुए हैं, लेकिन सहयोग जारी है। भारत भूटान संबंध, भूटान भारत का घनिष्ठ मित्र है। भूटान भारत के आर्थिक विकास में सहयोग करता है। जल विद्युत परियोजनाएं दोनों देशों के संबंधों का आधार है। सबसे अच्छा दोस्त और कभी दुश्मनी नहीं हुई वो है भूटान। पता है भूटान में आज भी राजा का राज है। बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारा देश है। बहुत डूंगरी डूंगर है भूटान, राजा का राज है। मैंने सुना है कि राजा ने सबको मोबाइल नंबर दे रखे हैं अपने, कि कोई भी कलेश हो और कोई अधिकारी तुम्हारी बात नहीं सुने तो मिस कॉल दे दो, मैं खाट खड़ी कर दूँ। बहुत बढ़िया राजा है। और यहाँ पे तो
सरपंच को रात को फ़ोन करे, वो बोले बाद में बात करता अभी बस। ये हालात है। और वहाँ देखो भारत श्रीलंका संबंध। तमिल समस्या के कारण भारत ने 1987 में समझौता किया, शांति सेना भेजी। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध मजबूत है। वहाँ पे क्या भारत के गए हुए जो तमिल लोग उन पे अत्याचार हुए थे, वो लिट्टे वगैरह की पूरी कहानी है। लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसका फुल फॉर्म है। भारत और अमेरिका शीत युद्ध के दौरान संबंध सीमित रहे। शीत युद्ध के बाद संबंधों में सुधार हुआ। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ। रक्षा, तकनीक और व्यापार में सहयोग बढ़ाए। भारत और रूस तो बहुत ही शक्तिशाली देश रहा है, अभी भी है, और भारत के साथ तो रूस की अच्छी दोस्ती है। भारत की मूवी चलती है वहाँ पे रूस में, रूस की मूवी पता नहीं। तुम्हें रूस की भाषा आती है डिटो? रूस पूर्व सोवियत संघ भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। 1971 की संधि ने संबंध मजबूत किए। रक्षा क्षेत्र में रूस का सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत और संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, मतलब जब बना था तो भारत इसका फाउंडर मेंबर था। भारत ने शांति स्थापना अभियानों में सक्रिय भाग लिया है। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थक है। भारत की परमाणु नीति। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरण के अंदर। 1998 में पोखरण भी हुआ था अपने राजस्थान में। नीति, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, पहले उपयोग न करने की नीति। लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट नीति। दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ संबंध मजबूत करने हेतु लुक ईस्ट नीति अपनाई गई। बाद में से एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तित कर दिया गया। समकालीन चुनौतियां भी क्या समस्याएं हैं भारत के सामने? आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा संकट, वैश्विक आर्थिक स्थिरता। भारत बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। निष्कर्ष, भारत की विदेश नीति आदर्शवाद और यथार्थवाद का संतुलित मिश्रण है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखते हुए भारत विश्व शांति, सहयोग और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान समय में भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। उसकी विदेश नीति विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।